नमस्कार साथियों। साथियों, एनआईएस डीएलएड को लेकर के बहुत ही अच्छी खबर है। एनआईएस डीएलएड धारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी के बीच एनआईएस डीएलएड को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। जैसे ही दोनों के बीच में सहमति बनेगी, एनसीटीई एक गजट नोटिफिकेशन ला करके 18 माह के इस एनआईएस डीएलएड को 2 वर्षीय सामान्य डीएलएड के इक्विवेलेंट करने के लिए नोटिस जारी कर देगा। उसके बाद से पूर्व की तरह ही एनआईएस डीएलएड धारी सभी अभ्यर्थी जो हैं वो पुनः मान्य हो जाएंगे। हालांकि 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो फैसला सुनाए गए हैं उसमें 18 माह के इस कोर्स को माननीय कोर्ट ने 18 माह का मानते हुए, और चूंकि इस कोर्स को सामान्य कोर्स के इक्विवेलेंट करने का एनसीटीई द्वारा कोई विशेष गजट नोटिफिकेशन नहीं पाए गए, इस वजह से इसे उसके समान नहीं माना। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह इन सर्विस टीचरों के लिए था, चाहे वो निजी विद्यालय के इन सर्विस टीचर हों, एड ऑन विद्यालय के इन सर्विस टीचर हों, या फिर सरकारी विद्यालय के इन सर्विस टीचर हों, उनका नौकरी बचाने के लिए था। यदि एनआईएस डीएलएड धारियों को फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए यदि उन्हें अवसर प्रदान करना है तो एनसीटीई को गजट नोटिफिकेशन लाना होगा, जिसको लेकर के लगातार एनआईएस डीएलएड के नेतृत्वकर्ताओं अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो कानूनी तौर पर प्रयास जारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की भी बातें चल रही है। साथ ही लगातार नेतृत्वकर्ता जो है वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटीई ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्रियों से बातें चल रही है और शुभ संकेत यह है कि जल्द ही एनसीटीई गजट नोटिफिकेशन लाएगी। उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड धारियों को बीपीएससी टीआरई 2 में विशेष शर्त के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है। और एनआईएस डीएलएड धारी चाहे वो निजी विद्यालय से एनआईएस डीएलएड हों, चाहे वो एड ऑन विद्यालय से हों, चाहे वो सरकारी विद्यालय से हों, वे सभी बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका रिजल्ट भी दिया जाएगा, उन्हें उनका चयन भी होगा। लेकिन कौन लोग सेफ हैं और कौन अनसेफ हैं, इस पे तो चर्चा होना ही चाहिए। दोस्तों, चाहे वो छठे फेज में नियोजित एनआईएस डीएलएड धारी हों, चाहे वो 7वें फेज में बीपीएससी टीआरई 2 के माध्यम से चयनित एनआईएस डीएलएड धारी हों, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित होने वाले एनआईएस डीएलएड धारी हों, सभी को वो सारे कागजात अपडेट और उपलब्ध कर लेना चाहिए जो कागजात एनआईएस डीएलएड से के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सर्व शिक्षा अभियान से प्रदान किए गए थे। और वो कई लगभग एक कैंडिडेट का लगभग 8 से 10 ऐसे पेपर थे जिसको अलग अलग डाटा फिल करना था और विद्यालय में जमा कराने थे। तो उस प्रकार के जितने भी फॉर्मेट है, चाहे जहां से उपलब्ध हो पाए वो फॉर्मेट उपलब्ध कर लेना है। और उसके बाद आप जिस विद्यालय के यूडाइस कोड से आपने एनआईएस डीएलएड किया है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से वो सारे फॉर्मेट को अपडेट करवा ले। साथ ही विद्यालय चल रहा है तो उस विद्यालय में आप जिस दिन से उस विद्यालय में योगदान दिए हैं कागजाती तौर पर, उस दिन से उस विद्यालय में रजिस्टर मेंटेन भी करवा लें। और उस जिस यूडाइस कोड पर आपने एनआईएस डीएलएड किया है उस विद्यालय को जो है सूचना प्रदान करें कि इस तरह से जो है स्थिति उत्पन्न हुई है। जब शिक्षा विभाग बीआरसी या जो है डीओ ऑफिस से कोई जांच में जाए, सर्व शिक्षा अभियान से कोई जांच में जाए, तो हालांकि सर्व शिक्षा अभियान के जांच के बाद ही यूडाइस कोड प्रदान किए गए हैं, लेकिन फिर भी चयनित कैंडिडेटों को लेकर के यदि जांच में उस विद्यालय में जाया जाए तो वहां से उस कैंडिडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी विद्यालय से प्रदान किया जाए। जो विद्यालय बंद हो गए हैं वो तो बंद हो गए, तो क्या जो विद्यालय बंद हो गए हैं वहां से जो एनआईएस डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं क्या उनको अमान्य कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब सरकारी विद्यालय बंद हो सकते हैं तो प्राइवेट विद्यालय क्यों नहीं बंद हो पाएंगे? आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या न होने के कारण उस विद्यालय को वहां आसपास के पूर्व से चल रहे प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया है या उसको बंद कर दिया गया है। जब सरकारी विद्यालयों का यह हालात हो सकता है जहाँ पे फ्री में पढ़ाई होना है, फ्री में किताब मिलना है, फ्री ड्रेस मिलना है, स्कॉलरशिप भी आ रहे हैं, दोपहर का भोजन भी मिल रहा है, जब वैसे विद्यालय की स्थिति हो सकता है तो फिर प्राइवेट विद्यालय का स्थिति क्यों नहीं हो सकता है कि वो बंद न हो पाए? साथ ही एक बीच में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ और वह यह हुआ कि 22 मार्च 2020 वह दिन जिस दिन से भारत में लॉकडाउन लगा दिए गए थे। उसके बाद से जो छोटे मोटे जो विद्यालय थे, कई विद्यालय पूरे सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे विद्यालय थे जिनको मजबूरन बंद करना पड़ा। तो ये स्थिति हो गया। तो ऐसी स्थिति में स्कूल बंद हुए हैं, तो बंद होने से आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं हो जाएगा, आप अमान्य नहीं हो जाएंगे। जिस कॉलेज से आपने बीएड किया, डीएलएड किया, रेगुलर मोड में किया है, बीएड डीएलएड किया, ग्रेजुएशन किया,
मैट्रिक किया, इंटर किया, यदि भविष्य में वो स्कूल कॉलेज बंद हो जाएँगे किसी कारणवश से, तो क्या वहाँ से आपने पढ़ाई किया, सर्टिफ़िकेट आपका अमान्य हो जाएगा? कतई नहीं। तो जो एनआईएस डीलिट किए हैं, उनके साथ सिर्फ़ एक ही है शर्त कि 10 सितंबर 2017 से पूर्व से वो विद्यालय में कार्यरत थे और उस विद्यालय के यूडा स्कोर पर उन्होंने एनआईएस डीलिट किया है और कोर्स करने तक वो विद्यालय में कार्यरत थे। इसका साक्ष्य जो है उस कैंडिडेट के पास उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो जैसे उपलब्ध हो। इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप सभी एनआईएस डीलिट धारी जिस भी विद्यालय के यूडाइस कोड से टैग होकर के आपने एनआईएस डीलिट किया है, वहाँ से आप योगदान पत्र के तौर पर, एक्सपीरियंस लेटर के तौर पर या जो भी कागज़ात हो सकते हैं, साक्ष्य के तौर पर आप व्यवस्था बनाने का प्रयास करें और वहाँ यदि विद्यालय चल रहा है, तो वहाँ के रजिस्टर मेंटेन करवाने का प्रयास करें। सारे कागज़ात अपडेट करवा दें कि लगे ही नहीं कि जो है हम बिना विद्यालय जो गए और एनआईएस डीलिट कर लिए हैं। लगे ही नहीं। इस प्रकार से आप सारा कुछ मैनेज कर लें, आने वाला 10 दिन, 15 दिन के अंदर, तभी आपका नौकरी सेफ रहेगा। प्रॉब्लम किनको होने वाला है आखिर? प्रॉब्लम कुछ लोगों को होगा। जैसे एनआईएस डीलिट करने के दरमियान बहुत जो है वो यूडाइस कोड पर उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद वो उस स्कूल की तरफ कभी झाँके ही नहीं और उनका संबंध जो है वह उनका संबंध उस विद्यालय से अच्छा रहा ही नहीं, समन्वय बना ही नहीं पाए। तो हो सकता है उनके साथ समस्या उत्पन्न हो। दूसरी चीज़ कि विद्यालय बंद हो गया है। अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक का अते-पते नहीं है। जो एडाइस कोड मिला था उसको पते नहीं है। जो ट्रस्ट बना था उसको पते नहीं है। सारे कागज़ात गायब। तो फिर किस आधार पर उनको जो है सारे तथ्य और सारे साक्ष्य जो है वो व्यवस्थित हो पाएगा? उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और किनके साथ प्रॉब्लम होगा? तो वैसे एनआईएस डीलिट धारी जो जिनका ऐज इंटर तो पास कर गए थे। अब इंटर पास पर ही एनआईएस डीलिट करना था, लेकिन उनका ऐज 18 वर्ष नहीं पूरा था। बहुत ऐसे हैं जो 16 साल, 17 साल में इंटरमीडिएट पास कर गए होते हैं। अब एनआईएस डीलिट का जो है बाढ़ आया कि कर लेना है, बहुत कम पैसे में एनआईएस डीलिट हो गया, उसके बाद जो है 1 टू 8 में हम नौकरी के लिए काबिल हो जाएँगे। तो उस बाढ़ में सब लोग जो हैं बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया। अब उनको उस समय तक पता ही नहीं था। तो वैसे एनआईएस डीलिट धारी जिनका 10 सितंबर 2000 से पूर्व वो कार्यरत दिखा रहे हैं, लेकिन उनका जब से वो कार्य दिखा रहे हैं, उस समय तक उनका 18 वर्ष पूरा ही नहीं था, उन पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। और कौन फँसेंगे? वैसे एनआईएस डीलिट धारी जो एनआईएस डीलिट करते-करते उन्होंने ग्रेजुएशन भी करा है रेगुलर मोड में और वे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को रिकॉर्ड में भी दे दिए हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया है, तो वे लोग भी फँसेंगे। यदि रिकॉर्ड में नहीं है, तो नहीं फँसेंगे। जो आप देंगे, जाँच उसी का होगा। जो आप नहीं देंगे, जाँच उसका तो होगा नहीं। जो आप देंगे जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक बिहार से भी किया है, झारखंड से भी किया है, एक ही सेशन में किया है। तो मैट्रिक वाला हम बिहार का देंगे तो बिहार का सिर्फ़ जाँच होगा, उसको थोड़ी पता है कि झारखंड से आप किए हैं। तो यदि आप 1 टू 5 में नौकरी लगा, अब आप जो है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता में आप पूरा दे दिए कागज़ात, ग्रेजुएशन तक का। क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसके बाद जब विद्यालय में माँगा गया, तो सारे कागज़ात माँगे कि जो-जो पढ़ना है सब अब सब माँगा और सब दे दिए। तो वो तो रिकॉर्ड चला गया आपका बीआरसी में, डीओ ऑफिस शिक्षा विभाग में। अब आपका सेशन जब मैच करेगा, तो आपके साथ समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए होगी कि चूँकि आप सेवा में थे, जब विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो फिर रेगुलर मोड में आपने ग्रेजुएशन कैसे कर लिया? तो सेशन मैच होगा तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस आधार पर जो है एनआईएस डीलिट धारियों को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो नीट एंड क्लीन है हर तरह से, जिनके पास सारे साक्ष्य, सारे तथ्य सबूत जो है उपलब्ध हैं, उपलब्ध करा पाने में सक्षम हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप हफ्ता दिन, 10 दिन के अंदर सारे साक्ष्य जो है उपलब्ध कर लें और जैसे ही शिक्षा विभाग माँगेगी, आप सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो आपका कागज़ात है, उसी की तरह जो है इन कागज़ातों को भी आप शिक्षा विभाग में उपलब्ध कराने का प्रयास करें। आपका जिनका चयन हो गया है, वो भी सेफ रहेंगे और जिनका होने वाला है, वो भी सेफ रहेंगे। तो ये काम आप सभी एनआईएस डीलिट को करना है यथाशीघ्र। शिक्षा विभाग को माँगने से पहले आप ये सब कार्य निपटा लें। उसका फॉर्मेट जब रजिस्ट्रेशन एनआईएस डीलिट का हो रहा था, तो उसमें फॉर्मेट शिक्षा विभाग से दिए गए थे कि कौन-कौन कागज़ात जो है आपको रहने चाहिए। वो सारे फॉर्मेट जहाँ से भी उपलब्ध हो पाते हैं वो उपलब्ध कराएँ और जिस भी विद्यालय के यूडाइस कोड से आपका एनआईएस डीलिट है, वो सारे फॉर्मेट को फिल अप करें, वहाँ के प्रधानाध्यापक से साइन मोहर करवाएँ और आप जो है अपने पास उसे रखें, जब माँगा जाएगा दे देना है उसको। ये सारे कार्य आपको करना है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि एनआईओएस डीएलएड धारी जो अब तक चिंता में थे, उनकी चिंताएँ थोड़ा-सा दूर हुआ होगा, लेकिन चिंता जब तक दूर नहीं होगा, जब तक कि स्पष्ट दिशा निर्देश शिक्षा विभाग से न आ जाए। लेकिन उससे पूर्व ये सारे कार्य कर लेने हैं, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। जो आपके हाथ में है, उसके लिए चिंता भी करना है और गंभीरतापूर्वक उस कार्य को कर भी लेना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।